नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और कोरोना पर दिल्ली से आज 2 बड़ी खबरें हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक देश की राजधानी में 1 लाख कोरोना केस हो जाने का अनुमान है। और दूसरी खबर यह कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज के फैसले को पलटे जाने पर दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से रूठ गई है। अब आप प्राथमिकता तय कर लें कि खबर कौन सी बड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए हमने आज का ये दंगल चुना। हमारा मुद्दा है लड़ाई माफ करो, कोरोना को साफ करो। आज की बहस शुरू करें उसके पहले आज के आंकड़ों के जरिए आपको हालात को समझ लेना चाहिए। आज दिल्ली में सक्रिय केस है 17,000 और कुल केस है कोरोना के 29,943। 28 मई को पहली बार 24 घंटे में दिल्ली में 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ 1 जून को छोड़ दें तो रोजाना नए मामलों की संख्या 1,000 के ऊपर जारी। यह आंकड़ा डराने वाला है। दिल्ली की सरकार भी मान रही है कि हालात गंभीर हैं। केंद्र भी मानता है कि हालात को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। फिर भी दोनों लड़ रहे हैं। तो आज दंगल की बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा आपको एक रिपोर्ट दिखा दें, उसके बाद बताएंगे मेहमान कौन कौन हमारे साथ। दिल्ली में कोरोना से संघर्ष के बीच एक बार फिर केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग छिड़ गई। वजह बना है दिल्ली के अस्पतालों पर केजरीवाल सरकार के फैसले का पलटा जाना। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के अस्पतालों में सभी के इलाज की छूट दी है, तो उनसे मिलने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मानो कह दिया हो कि आगे हाल बिगड़ा तो आप ही जानो। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। मनीष सिसोदिया का कहना है कि अनुमानों के मुताबिक 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना केस हो जाएंगे। ये डराने वाले आंकड़े दिल्ली सरकार को अस्पतालों पर निकाली गई अपनी तरकीब को जायज ठहराने का हौसला देते हैं। 3 मार्च को दिल्ली में पहला मामला सामने आया था, लेकिन अब दिल्ली के कुल मामले 29,943 हो चुके हैं। अब तक 874 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 17,712 है, जबकि 11,357 लोग ठीक हो चुके हैं। ऐसे आंकड़ों के बाद ही दिल्ली सरकार का कहना है कि 31 जुलाई तक 80,000 कोरोना बेड की जरूरत होगी। कम्युनिटी बेड कल रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही। अभी एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? जब आपको कुछ लोग ऐसे मिलने स्टार्ट हो जाएं जिनका सोर्स ना पता लग रहा हो। अब कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोर्स नहीं पता लग रहा। जाहिर तौर पर हालात गंभीर हैं, लेकिन कोरोना पर केंद्र से दिल्ली की लड़ाई जनता की ही मुश्किल बढ़ाएगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ सत्येंद्र जैन होंगे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। उनसे कुछ सीधे सवाल होंगे। उनके अलावा हमारे साथ बहस के लिए 3 प्रवक्ता होंगे अलग अलग पार्टी से। कांग्रेस से अभिषेक दत्त हमारे साथ होंगे, आतिशी हमारे साथ होंगी आम आदमी पार्टी से, और आरपी सिंह हमारे साथ होंगे बीजेपी से। हम तीनों से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा आपको आंकड़ा दिखाएं और आतिशी से सवाल भी कर लें। पहला सीधा सीधा आतिशी, अभी अभी जब हम आपसे बातचीत शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, आपके साथ अक्सर टीवी डिबेट्स में भी रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो मैसेज डाला और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, केजरीवाल जी आपको बुखार आया तो टेस्टिंग हो गई, लेकिन आम आदमी के लिए आपने टेस्टिंग बंद करा दी। यह बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर लगा दिया गया अभी अभी। देखिए, जो भी चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तथ्यों पे बात करें। देखिए, ऐसे बिना सिर पैर के सर पैर आरोप से कोई फायदा नहीं होगा।
कुल मिला के 8 लैब्स को शो कॉज नोटिस दिया गया था क्योंकि उन लैब्स से बहुत गलत रिपोर्ट्स आ रही थी। अगर किसी पेशेंट की फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट आती है कि वो एक्चुअली पेशेंट पॉजिटिव है पर उसको नेगेटिव दिखाया जा रहा है, या किसी की फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, दिल्ली की एक ऐसी लैब थी जिसको शो कॉज नोटिस दिया गया, जिनके सारे केसेस को जब हमने उनकी रिपोर्ट के अगले दिन फिर से टेस्ट कराया तो उसमें 40% केसेस का रिपोर्ट उसकी गलत निकली। तो ऐसी परिस्थिति में 42 लैब्स में से 8 लैब्स को शो कॉज नोटिस दिया गया कि उनके लैब की टेस्टिंग के रिजल्ट गलत है। तो आप बताइए क्या नहीं देना चाहिए शो कॉज नोटिस? अगर कोई लैब कोई गलत नतीजा बता रही है तो उन्हें बताने दिया जाए। रागिनी जी को मैं बता दूं, कुल मिला के दिल्ली सरकार ने इतना आदेश दिया था कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फाइनाइट कैपेसिटी है दिल्ली में, बिस्तर की भी टेस्टिंग की भी। तो जितनी टेस्टिंग कैपेसिटी है उसे सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए यूज करना होगा। और बहुत सारे दिल्ली के ऐसे पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आ रही थी कि उनके सिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद टेस्ट नहीं हो रहे थे। जब आप ये बात बोल रही हैं, सिम्प्टोमेटिक लोग अपनी उस समय हम एक आंकड़ा टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये वो आंकड़ा है जो कि दिल्ली सरकार के अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने और मनीष सिसोदिया ने आज मीडिया से बात करते हुए सामने रखा कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में, 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में, 15 जुलाई तक 2.25 लाख हो जाएंगे और 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो जाएंगे दिल्ली में। ये सिम्प्टोमेटिक में गिन रहे हैं, असिम्प्टोमेटिक में गिन रहे हैं, या अनुमान किस तरह से लगा रहे हैं? ये सारे ऐसे केसेस हैं जो आज की जो अभी आज इस बीमारी का बढ़ने का रेट है, ये उसके प्रोजेक्शंस हैं कि कितने लोग कुल मिला के कोरोना से संक्रमित होंगे। और देखिए, ये सिर्फ कोई दिल्ली के प्रोजेक्शंस ऐसे नहीं है, इस बीमारी का बढ़ने का एक दर है। इस दर से कोरोना की बीमारी ना सिर्फ दिल्ली में बढ़ती है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं। ये जो कोरोना की महामारी है, ये पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा संकट है जो शायद पूरे विश्व ने कभी नहीं देखा। हम दुनिया भर के देशों में ये देख सकते हैं कि उसी स्पीड से ये बीमारी बढ़ रही है। तो ये बीमारी के बढ़ने का दर ये ना दिल्ली सरकार तय कर रही है, ना केंद्र सरकार तय कर रही है, ना अमेरिका की सरकार तय कर रही है। बीमारी किस दर से बढ़ रही है वो उस वायरस का नेचर है। तो उस हिसाब से ये आंकड़े आए हैं। और भारत में अगर आप मैंने कहीं ये नहीं कहा कि दिल्ली की सरकार के लिए विशेष तौर से बढ़ रही है, या महाराष्ट्र की सरकार के लिए या गुजरात की सरकार के लिए विशेष तौर से बढ़ रही है। ये बात तो आप लोगों को सोचनी चाहिए ना, जब आप लोग बैठकर एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां करते हैं राजनीतिक पार्टियों के नेता। हमारा सवाल तो ये है कि आप जब ये मानते हैं कि हमको इतने बेड इतने मरीज के लिए, इतने बेड इतने मरीज के लिए चाहिए, तो पिछले 3 महीने से आप क्या कर रहे थे? आज जब एलजी के साथ आपका रूठना बनाना हो गया तो अचानक आप ये कहने लगे कि नहीं साहब हमारे पास बेड की दिक्कत है। इसके पहले आप हर बार यही बता रहे थे कि हम तो पूरी तरह तैयार हैं, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है एकदम। हमारे पास जो प्रोजेक्शंस हैं वो दिल्ली के मरीजों के लिए हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना का बोझ किस पर पड़ा है? बड़े शहरों पे पड़ा है, जहां पे इंटरनेशनल फ्लाइट सबसे ज्यादा आती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा कोरोना का कहर अमेरिका में न्यूयॉर्क पे पड़ा है, इंग्लैंड में लंदन पे पड़ा है, स्पेन में मैड्रिड पे पड़ा है, इटली में रोम पे पड़ा है, और उसी तरह से भारत में दिल्ली और मुंबई पे पड़ा है। दिल्ली पे सबसे ज्यादा कोरोना का कहर है पूरे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट्स की वजह से, और इसकी वजह से दिल्ली में केस बाकी देश से ज्यादा हैं। और दिल्ली के मरीजों के प्रोजेक्शन के हिसाब से दिल्ली सरकार की तैयारी है, और यही ये कहना था हमारा, और यही स्टैंड दिल्ली की सरकार ने लिया है कि हम जो देश भर के मरीज हैं उनके लिए प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं आपके पास कोई आंकड़ा है कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली से बाहर के कितने लोग भर्ती हैं इस समय, जिनकी वजह से दिल्ली वाले बेचारे सड़कों पे? मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे देश में पिछले 2 महीने से लॉकडाउन रहा है, इसलिए दूसरे देश राज्यों के मरीज दिल्ली नहीं आ पाए। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखिए कि जब लॉकडाउन नहीं होता और आप दिल्ली के अस्पतालों का आंकड़ा देखिए, आप तो उसके पहले का दे दीजिए ना, में 50%, मुझे ये बता दीजिए दिल्ली के अस्पतालों में देश के और हिस्सों से कितने मरीज आके इलाज कराते हैं जो दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज कराते हैं? हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तभी तो आप मैं सुनने के लिए बैठा हूँ और इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल, इसलिए दिक्कत क्या है ना, मैं न्यूयॉर्क कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप खुद न्यूयॉर्क से तुलना कर दें तो सब कुछ ठीक ठाक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है, आप अपने आप बताना चाहें तो सब ओके है।
इसमें बुरा मानने की बात नहीं है आतिशी जी। देखिए अगर आपको बिना गेस्ट के शो करना है आतिशी जी, पिछले 6 मिनट से आप बात कर रही हैं और लगातार आप बोल रही हैं। मैं आपसे सवाल भी पूछता हूं तो आपको चुप जाता है। मैं तो उसी चीज का जवाब दे रही थी जब आपने टोका। मैं आपको आंकड़ा ही बता रही थी जब आप बीच में बोलने लग गए कि लॉकडाउन से पहले दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में 50% मरीज दिल्ली के बाहर के होते हैं। परसेंट कैसे अंदाजा लगता है? ये तो वेग सा जवाब हुआ ना कि 25% होते हैं, 22% होते हैं, 50% होते हैं। 70% पेशेंट्स दिल्ली के बाहर के होते हैं। ये आप पेशेंट्स के रिकॉर्ड से हमने आंकड़ा निकाला है। ये आंकड़ा महेश वर्मा कमेटी द्वारा दिया गया है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखने के बाद। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जितने बेड दिल्ली वालों के चाहिए उसके लिए अब हमारी रिक्वायरमेंट दुगनी हो गई है। तो अब ये सवाल मैं तो एक सीधा देखिए, हम तो अब एलजी साहब ने, केंद्र सरकार ने जिसने भी आदेश पारित कर दिया तो कर दिया। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि देश भर के लोगों के लिए बिस्तर हम लेके आ पाए, लेकिन ये फैक्ट है कि अब जितने बिस्तर के लिए दिल्ली के लोगों के लिए आवश्यकता थी उससे बिस्तर की आवश्यकता दुगनी हो गई है। ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता थी वो दुगनी हो गई है। आईसीयू की जितनी आवश्यकता थी वो दुगनी हो गई है। अब ये आवश्यकता कैसे पूरी होगी इसको जरूर देखना पड़ेगा। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अब केंद्र सरकार जाने, हमको कुछ नहीं। हमने तो कहा था हमारे हिसाब से बेड करने, तो ये करने नहीं दे रहे। अब कोई मरेगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना, बताइए। हमारी एक प्लानिंग है कि किस प्रकार से बेड्स की संख्या कितने प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ाई जाएगी, कितने बेड्स में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, एक बात नहीं समझ पा रहा बेड्स की आवश्यकता है, कितनी में ऑक्सीजन की और कितने में आईसीयू। ये बात आपने कही। उस नंबर्स की दिल्ली के संख्या की तैयारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब जरा मैं कुछ बेड्स की आज की तैयारी है, कुछ 30 जून की तैयारी है, कुछ 15 जुलाई की तैयारी है, कुछ 30 जुलाई की तैयारी। नहीं ठीक है, अभी भी प्रोग्रेस। लेकिन जब वो संख्या दुगनी हो जाती है तो सवाल तो उठेगा। ये आंकड़ा भी उस हिसाब से है आतिशी जी, जब आप ये मान रहे हैं कि इनमें से 15% ही ऐसे होंगे जिनको बेड की अस्पताल में जरूरत होगी। खुदा ना खास्ता कहीं वो 20-22% हो गए तो ये आंकड़ा भी धरा का धरा रह जाएगा। अब मैं जरा अभिषेक दत्त और आरपी सिंह उन दोनों के पास आना चाहता हूं एक एक करके। पहले अभिषेक दत्त, अरविंद केजरीवाल लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये बता रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी तैयारी कंट्रोल में है, हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी है और हम बिल्कुल लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हैं। जो हमें 70 दिन का लॉकडाउन का समय मिला, हमने परफेक्ट कर लिया अपना प्लान और समय के साथ साथ हम उसको बदलते भी जाएंगे। लेकिन आज की बातों से लग रहा है कि साहब हम तो करना चाहते थे, इन्होंने करने नहीं दिया। क्या वापस चीजें वहीं आ गई जहां 3 महीने पहले थी कि हम तो करना चाहते हैं, इन्होंने करने नहीं दिया? सबसे पहले जो रागिनी नायक जी का आपने नाम लिया, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ उन्होंने वो क्यों लिखा। 3 जून को दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर आया कि जितने भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उनका हम कोई भी जांच नहीं करेंगे, जो कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के उल्लंघन में आता है। आईसीएमआर ने ये जरूर बोला है कई स्टेट के अंदर कि आप उनका चेकअप नहीं कीजिए, परंतु जैसे केजरीवाल जी हैं, इनका एक्सपोजर अभी दिल्ली में ज्यादा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता पिछले 70-72 दिन में वो दिल्ली के बाहर निकल कर उनके घर पर कोरोना वायरस पहुंच गया। तो वो एसिम्प्टोमेटिक ऐसे कई ऑलरेडी जिनके टेस्ट नहीं हो पा रहे। लैब गलत है, आप उनके अगेंस्ट जरूर एक्शन लीजिए, परंतु जो लैब एसिम्प्टोमेटिक केसेस को चेक करके दिल्ली में कोरोना वायरस को रोक रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन मत कीजिए। तो रागिनी जी ने यह कहा कि आप अपना टेस्ट करा रहे हैं, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ आज दिल्ली को उनकी जरूरत है, वो जल्दी ठीक होकर वापस आए। परंतु केजरीवाल जी के साथ साथ बहुत आम आदमी दिल्ली में, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बेड नहीं मिल रहा, एटलीस्ट उनके भी टेस्ट होने बहुत जरूरी है। जो आपने बात करी केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी ने एक पीछे प्रेस रिलीज दिया था 27 मई को। उन्होंने मीडिया में कहा था कि दिल्ली में इंटरनेशनल फ्लाइट आएंगी तो हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, दिल्ली में बिहार का आदमी आएगा। अभी ये काफी सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रखा है ये वीडियो। एक तरफ 1 महीने पहले केजरीवाल जी खुद कहते हैं, आज कुछ कहते हैं। अगर इनके दिल्ली के अस्पताल देख लीजिए, मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं कि 38 में से केवल 5 अस्पताल आपने चिन्हित करे कोरोना वायरस के लिए जिनको आप भर नहीं पा रहे। आप ही के खुद के जो आपकी हेल्थ कमेटी है डॉक्टर महेश वर्मा जी की, वो ये कह रही कि आपके पास 470 वेंटिलेटर अभी हैं। उन्होंने तो कहा था कि 1 लाख का फिगर है तो आपको 10,000 वेंटिलेटर चाहिए। अगर आज जो मनीष सिसोदिया जी ने इतनी बड़ी बात करी 5 लाख केसेस की, अगर इसका 20% बढ़ाएंगे तो 1 लाख वेंटिलेटर दिल्ली में कहां से आएंगे? बहुत बड़ी सोचने की बात है। और एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 दिन पहले इन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन खोला, आज ये डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग कर रहे हैं। ये दिखाता है इनकी सीरियसनेस दिल्ली के प्रति कितनी है। ये मीटिंग 28 में, 29 में, 30 में को होनी चाहिए थी।
उसके बाद ये डिसीजन लेना चाहिए कि दिल्ली के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज किस तरीके की है, ठीक क्या है। ये लॉकडाउन खुले या ना खुले। ओके। 13 मार्च को, सर एक सेकंड, 13 मार्च को WHO ने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया था। इन्होंने 13 मार्च की कमेटी कब आके बनाई? जून में। और मैं कहता हूँ महेश वर्मा जी की कमेटी में उन्होंने जो जो चीजें दिल्ली के लिए बोली है, ये इसका आधा भी कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो 5.5 लाख केसेस की बात करें, आज दिल्ली 30,000 केसेस सर जितना करना चाह रहे हैं उस पर तो सहमति बन नहीं रही। उन्होंने केवल ये कहा कि दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं या जो दिल्ली के स्थानीय लोग हैं उनको पहले हम अपने अस्पतालों में। अभी आ रहा हूं अभिषेक जी, थोड़ा सा रोकते हुए प्लीज, एक छोटी सी चीज बताते हुए कि एलजी के यहाँ जो मीटिंग चल रही थी, सर्वदलीय बैठक, उससे बाहर निकलने के बाद संजय सिंह सांसद है राज्यसभा के, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं जरा सुनवा देते हैं, उसके बाद आरपी सिंह आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर हर्ष भी हमारे साथ आ गए, उनसे भी बात करेंगे फटाफट। लोगों को परेशानियां हो रही है, उस पर दिल्ली सरकार कार्रवाई कर रही है। उसके बारे में साफ तौर पे केजरीवाल जी ने कहा कि ऐसे लोगों का हम लाइसेंस भी रद्द करेंगे, तो हम उस पर एनसीपी का भी ये है कि ये जो एलजी साहब है, ये भारत सरकार के बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर। तो सुना आपने संजय सिंह मीटिंग से निकलने के बाद। बात करें आरपी सिंह, एक तरफ आप आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी पर, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगाती है बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर। कोरोना तो खत्म हुआ नहीं, आप लोगों की लड़ाई पहले चालू हो गई सर। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि नहीं सब मिलकर लड़ेंगे। रोहित, मैं तो आज भी कह रहा हूं, हमारा पूरा साथ और सहयोग केजरीवाल जी के लिए है। उनकी स्वास्थ्य अच्छा हो इसके लिए शुभेच्छाएं भी हमारी हैं। हम तो चाहते हैं वो मुख्यमंत्री के नाते से जो कह रहे हैं वो लागू करे, हम जितना कह रहे हैं। अभी 7 अप्रैल को इनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 7 अप्रैल को इन्होंने 7 अप्रैल को कहा, मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोट इनका पड़ा है, जिसमें ये कहते हैं दिल्ली में हमारे पास 30,000 बेड रेडी हैं, 8,000 हॉस्पिटल में और 22,000 का अरेंजमेंट हमने बाहर कर दिया। ये 7 अप्रैल की उनका प्रेस नोट है। मैं 2017 से इनका जो मैनिफेस्टो आता आज पढ़ रहा था। इन्होंने कहा 2017 में कहा हम एक साल में 25,000 बेड कर देंगे, 10,000 से 25,000 कर देंगे। 2018 में फिर इन्होंने बोला हम फिर बेड बढ़ा देंगे, फिर कुछ संख्या दी, हम दिल्ली में मिलाकर 28,000 बेड। ये इनके मैनिफेस्टो की कॉपीज मेरे पास हैं। और आज 2019 के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास 30,000 बेड की तैयारी है। आज अभी तो 17,000 पेशेंट ही है, 13,000 तो ठीक हो गए, 30,000 में से 17,000 पेशेंट है जिनको बेड की जरूरत है। मैं छोटा सा निवेदन करता हूँ, आतिशी बहन, मैं आपको 10 केस भेजता हूँ, आप उनको दाखिला करा दीजिए किसी अस्पताल में। आपका सरकारी अस्पताल नहीं दाखिला ले रहे समय, आप अभी जाकर प्रायोरिटी चेक कर लीजिए। आपका जो गवर्नमेंट का एलएचजीपी हॉस्पिटल है वो दाखिला लेने से मना कर रहा है। और दूसरी बात, 5 लाख आप कह रहे हैं दिल्ली में संख्या हो जाएगी जो कोरोना पीड़ित होंगे, तो कौन दिल्ली में आना चाहेगा? कौन आकर दिल्ली में मरना चाहेगा? कोई आकर दिल्ली में मरना चाहेगा? कहेगा हम वहीं है जहां अच्छा वहीं अपना इलाज करेंगे, दिल्ली में क्यों आएगा कोई? और एक आंकड़ा मैं चाहूंगा, क्योंकि आपने बहाना ढूंढ लिया है, एक आंकड़ा रोज दे दीजिएगा दिल्ली के अस्पतालों में कितने बाहर के पेशेंट हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल में वो एक आंकड़ा रोज दीजिएगा कि दिल्ली के हॉस्पिटल में कितने कोरोना के बाहर के पेशेंट आज आते हुए कोरोना के। क्योंकि ऐसे भी पेशेंट है जिनको आपने टेस्ट करने से मना कर दिया। आज जो तकलीफ है, मैं आपको पेशेंट का नाम दे देता हूँ, मेहदी रहता है बहन जी का नाम, वो कैंसर का उनका ऑपरेशन था, वो रुक गया क्योंकि आपने कहा अब कोविड का टेस्ट नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का हो सकता होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, परंतु वो बहन अंजना मेहदी रहता है जिसको ऑपरेशन होना है कैंसर का, उसका टेस्ट दिल्ली में नहीं हो सकता। उसका टेस्ट अगर उसका टेस्ट नहीं हो सकता, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप दिल्ली की चिंता करें, ये बार बार बहाने मत ढूंढे, हम आपके साथ हैं, आपको पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। मैंने सुबह आपसे एक डिबेट में कहा, एक छोटी बात कह दूं, बस एक छोटी बात और कह दूं, मैंने सुबह भी आपसे इनसे कहा बहन जी के डिबेट में कि यार हमारे दिल्ली कॉर्पोरेशन के 2 अस्पताल ऐसे हैं जो मतलब हॉस्पिटल में उनके कमरे में तैयार हो गए थे, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं तैयार हुई थी। आप ले लीजिए, आप ये पता कहेंगे एमसीडी क्यों नहीं कर रहे? अरे भैया हम आपको आप वहां पर बाहर होटल ढूंढ रहे हैं, आप बाहर गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं, आप आपको एक बात पता है, हॉस्पिटल दे रहे हैं। आपको एक बात पता है, ऐसे दसियों पेशेंट हैं और मुझे लगता है शायद आतिशी लेके भी बैठी होंगी, जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि आरएमएल वाले उनको कह रहे हैं कि जाओ एलएनजेपी जाओ, केंद्र सरकार के अस्पताल हाथ खड़े कर दे रहे हैं उनके लिए, उनको कह रहे हैं कि जाओ दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो। देखिए क्या कोई पेशेंट जब अस्पताल पहुंचेगा सर, तो अस्पताल उसको ये कहेगा कि जाओ तुम दिल्ली केजरीवाल के अस्पताल में जाओ, या कोई दिल्ली के अस्पताल में जाएगा तो उसको वो कहेंगे जाओ मोदी के अस्पताल में जाओ। इस स्तर पे आ गया क्या? है नहीं, पर हालत यह है कि आज एलएनजेपी में दाखिला नहीं मिल रहा है ना जी। हम जो कह रहे हैं जो अरेंजमेंट तैयार करना था उस अरेंजमेंट की बात करें। 30,000 बेड दिल्ली में कहाँ है?
7 अप्रैल को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरी नहीं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 अप्रैल को। दोनों आप दोनों की जवाबदेही है। मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, वो ये अरेंजमेंट हादी के बड़ी कृपा होगी, दिल्ली बच जाएगी। 30,000 बेड तो हादी आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, मुझे एक बात बता दीजिए, केंद्र सरकार ने क्या कहा था? कितने ट्रेन के डिब्बों में हमने आइसोलेशन वार्ड बना दिए? वो कहां है सर? कुछ दे दीजिए ना इनको, थोड़े से दे दीजिए ना इनको कुछ लाके। तुरंत मिलेंगे, मैं आज कह रहा हूँ आपके शो पे कह रहा हूँ, बिल्कुल है, ये मांगे तुरंत मिलेंगे इनको, कौन मना करेगी? ये आज रिक्वेस्ट भेजे रेलवे को, ये तुरंत देगी रेलवे, इनको क्यों नहीं मना करेगी? सत्येंद्र जैन आ गए हैं, सहयोग देने को तैयार है। मैं उनसे पूछता हूं ना, उन्होंने मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं। सत्येंद्र जैन आ गए हैं हमारे साथ, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सत्येंद्र जैन, स्वागत है आपका आज तक पर। मैं जानता हूं इस समय की जो परिस्थिति है, उस समय आपका एक टीवी प्रोग्राम में आना बड़ा कठिन है, लेकिन उसके बावजूद आप आए हैं, उसके लिए धन्यवाद आपका। अचानक ये आपने डराना क्यों शुरू कर दिया लोगों को कि 5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा? अचानक से क्यों? पहले तो आप लोग कह रहे थे सब कंट्रोल में है, हम लोग ठीक कर देंगे सब कुछ। देखिएगा मैं एक चीज बताऊं, सत्य सबके सामने होना चाहिए, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जब दिल्ली के अंदर, देश के अंदर लॉकडाउन किया गया था, कुछ 100 केस थे पूरे देश के अंदर। जब लॉकडाउन हटा तो लाखों में केस पहुंच गए थे। अब ये कहना कि भाई केस क्यों बढ़े, जब लॉकडाउन था केस तो नहीं बढ़ने चाहिए थे। ये जो बीमारी है, जो कोरोना वाली बीमारी है, ये हाईली कंटीजियस बीमारी है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है। अगर 100 लोग इस इन्फेक्टेड हैं और 14 दिन उसको ठीक होने में लगते हैं, अगर सिर्फ एक आदमी को इन्फेक्ट करता है तो 14 दिन में डबल हो जाता है। आज दिल्ली के अंदर 30,000 से ज़्यादा पेशेंट हैं। अगर वो अगले 14 दिन के अंदर एक आदमी को भी इन्फेक्ट करेंगे तो 30,000 नए जुड़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं, इशू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कंटीजियस बीमारी है। सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फैली है। ये बात अलग हो सकती है देश के किसी क्षेत्र में 2 दिन पहले, किसी में 2 दिन बाद। दिल्ली में और मुंबई में सबसे पहले इसलिए फैली कि पूरे दुनिया से जो फ्लाइट्स आई उनको दिल्ली और मुंबई में उतारा गया और उन लोगों को वहाँ रखा गया, दिल्ली के अंदर रखा गया, हज़ारों लोगों को रखा गया। हमने विरोध भी दर्ज किया था कि आप इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर लोगों को ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे कंट्रीज को चेक किए बिना ला रहे थे। शुरू में सिर्फ 4 देशों की चेकिंग हो रही थी, बाद में पता लगा अरे जिन देशों की चेकिंग नहीं की है वहाँ पर भी बहुत सारा फैला हुआ है, तो बाद में पता लगा। तो इसकी वजह से दिल्ली में जो कोरोना फैला, एक बार इनिशियली जब फैल गया तो उसको अगले 14 दिन में डबल हो रहा है। और ये एम्पेरिकल डाटा है, जो पुराना डाटा बता रहा है, पिछले 1.5-2 महीने के अंदर बता रहा है कि हर 14 दिन के अंदर डबल हो रहा है, 12 दिन के अंदर डबल हो रहा है। आगे जो हमने बताया 7 जून को जो एक्चुअल केस 28,900 थे, मतलब 29,000 केस थे। 15 जून को एक्सपेक्टेड है 44,000, 30 जून को 1 लाख और 15 जुलाई को 2,25,000 और 31 जुलाई को फिर से डबल अगर करते हैं तो लगभग 5 लाख बन जाते हैं। इसी तरह से जो बेड्स की बात है, जहाँ तक है बेड्स की रिक्वायरमेंट, 7 जून को हमारे 4300 बेड ऑक्यूपाइड थे, जो कि आज बढ़ते हुए लगभग 5,000 के करीब ऑक्यूपाई हो चुके हैं। और टोटल जो दिल्ली के अंदर कोरोना के बेड हैं 9,000 के आसपास हैं। 15 जून को जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोजेक्शन 14 दिन के डबलिंग के हिसाब से है, वो 6,700 के करीब बनती है। और 30 जून को 15,000 बेड बनते हैं, जिसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं कि 30 जून तक 15,000 बेड की रिक्वायरमेंट है। हम 15 जून या 20 जून तक 15,000 बेड की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। जैन साहब, जब आपका खुद का डाटा ये कह रहा है कि अभी भी 4,000 बेड आपके पास अवेलेबल हैं, कल तक जो आपके सारे नेता यहाँ आके बता रहे थे कि अभी भी 4,000 बेड हमारे पास अवेलेबल है, तब लोग सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा। आपकी और एलजी की लड़ाई चल रही है, केंद्र सरकार के ऊपर आप ठीकरा फोड़ रहे हैं, केंद्र सरकार आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। तो 30 जून को तो जाने क्या होगा, फिर तो दिल्ली की हालत भगवानी मालिक है। फिर तो नहीं, देखिएगा ऐसा है, देखिएगा दिल्ली में लगभग 70 हॉस्पिटल्स हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के और प्राइवेट मिलाकर, जहाँ पे कोरोना का इलाज होता है। काफ़ी सारे हॉस्पिटल ऐसे जिसमें बेड नहीं है, फुल हो चुके हैं, किसी में 50 बेड हैं, किसी में 40 बेड हैं, किसी में 100 बेड हैं। तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कई सारों में बेड फुल हो चुके हैं। और मैं आपको बता देना जो LNJP हॉस्पिटल है उसमें अभी अवेलेबल है, GTB में अवेलेबल है, राजीव गांधी में अवेलेबल है, हाँ एम्स में भी अवेलेबल है। मुझे लगता है शायद बेदोड़ी जी बोल रहे थे आपके शो पर, अगर वो किसी एक आदमी का एडमिशन, जहाँ पर अभी भी एम्स के अंदर लगभग 150 बेड खाली हैं, एक का एडमिशन करा के तो दिखाएं। वो VIPs के लिए उन्होंने रख लिया, कहते कोई बड़े लोग आएंगे तो उनके लिए करेंगे, बाकी जनता को नहीं देंगे। तो वो बात अलग है। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं सबको दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं। और इसीलिए हम फर्दर एनहांस भी कर रहे हैं। और जिसके अंदर मैं बता दूं आपको, जो कल माननीय LG ने जो डिसीजन लिया है, ये बहुत ही दुखद है।
दिल्ली के अंदर अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग इलाज कराने के लिए पूरे देश से आएंगे, जो कि अक्सर होता है, कभी भी किसी भी समय पर आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल में 50% पेशेंट बाहर से होते हैं और सरकारी बड़े अस्पतालों में 70%। जैन साहब, आपसे पहले आरपी सिंह बोल रहे थे इसी बात इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में होंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में बीमार होंगे, जैसा आप खुद बता रहे हैं, अच्छा आरपी सिंह 1 लाख हो जाएंगे या 5 लाख हो जाएंगे, कौन आएगा सर दिल्ली में इलाज करने? कोई आना चाहेगा? बिल्कुल हो जाएंगे। कोई आना चाहेगा दिल्ली उसके बाद? क्योंकि दिल्ली की स्थिति तो फिर न्यूयॉर्क से बदतर हो जाएगी ना। नहीं, फिर ठीक ही किया था, उसको खोल क्यों रहे हैं? देखिएगा ऐसा है, नहीं न्यूयॉर्क में इससे भी ज्यादा है, आज भी उससे बहुत ज्यादा है, 20 लाख केस हैं, मतलब बहुत ज्यादा केसेज हैं। अभी जो प्रोजेक्शंस है, हो सकता है कोरोना चला जाए, जैसे कि लॉकडाउन से पहले कह रहे थे कि भाई जैसे ही गर्मी पड़ेगी 37 डिग्री टेम्परेचर होगा, 1 मई को कोरोना चला जाएगा। 1 मई की आखिरी डेट है, आपने यकीन कर लिया था क्या? 15 जून के बाद या 30 जून के बाद या 15 जुलाई के बाद अचानक चला जाए। हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात पे यकीन कर लिया था सर तैयारियां तो उस हिसाब से कि गर्मी पड़ेगी तो कोरोना चला जाएगा। कोई स्टडी थी ऐसी सर जो ये कहे? आप तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं ना इस लड़ाई को। नहीं, लोग सभी आप अगर ऐसी बात करेंगे सब सर कि गर्मी पड़ेगी तो कोरोना चला जाएगा या बरसात चलेगी तो कोरोना चला जाएगा, तो फिर तो कैसे लड़ाई होगी सर? देखिएगा, मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि लॉकडाउन का पर्पस क्या था? फिर लॉकडाउन का पर्पस था 2 ही चीजें थी कि सीखने के लिए। अरे भाई, अब कुछ 100 केसेस पे लॉकडाउन कर रहे हैं, कुछ लाख केसेस पे खोल रहे हैं, फिर तो लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए ना। तो आप ये कह रहे हैं लॉकडाउन खोलने का फैसला गलत था? इसलिए नहीं किया कि जो 2 महीने में लॉकडाउन को खोलना जरूरी था। कारण क्या है कि लॉकडाउन से हमने सीख लिया कि भाई कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन जितना इफेक्टिव है, उसके लिए छोटी सी 3 चीजें अगर कर ले उतना ही इफेक्टिव वो भी हैं। अगर आप पब्लिक में जाते हैं, मास्क लगाइएगा, आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिएगा और अपने हाथों को बार बार धोइएगा। जितना लॉकडाउन से बेनिफिट मिलना है उतना ही बेनिफिट इससे भी मिलेगा आपको। ये पहले इसका बिहेव कैसे होगा, ये वायरस कैसे मूव करेगा, ये वायरस कैसे बढ़ेगा, किसी को कोई आइडिया नहीं था। जैन साहब, हमारे देश में कैसे काम करेगा, अगर आपके ही अनुमान से चले तो लॉकडाउन से सीखने का मौका मिला। जो आज आपने रखा है सामने, ठीक है, आप 15,000 बेड कर भी लेंगे, हो सकता आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपने होटल्स के साथ टाई अप कर लिया है, बहुत सारे होटल्स के बेड्स को आप अपने उसमें ले रहे हैं, अधिकार क्षेत्र में ले रहे हैं। सर, उतने डॉक्टर, उतने नर्सेज, उतना स्टाफ वो कहां से आएगा? देखिएगा, हम जो होटल्स को जोड़ रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के साथ अटैच कर रहे हैं, अलग से नए हॉस्पिटल नहीं बना रहे हैं। अगर कोई हॉस्पिटल है जिसमें ऑलरेडी 200 बेड चल रहे हैं, तो आप पेशेंट जब एडमिट होता है, मान लो उसको कोरोना के अंदर 12 या 14 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है, जब वो ठीक होने लगता है, लास्ट के 3 या 4 दिन रिकवरी कहते हैं। रिकवरी में आदमी को ज़्यादातर इसलिए रखना होता है कि भाई इसको मॉनिटर करते हैं डॉक्टर लोग कि भाई ऐसा रिलैप्स तो नहीं हो रहा है, तो दे कैन कीप द पेशेंट इन रिकवरी फेज। इवन ऑब्जर्वेशन फेज स्टार्टिंग में होता है कि भाई कोई आदमी को डायबिटीज है या कोई बीमारी है, बस उसको पहले ऑब्जर्व करना है कि डिटोरेट तो नहीं हो रहा है, तो दे कैन बी वेरी इजीली केप्ट इन द होटल। और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं, वो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से ही उसको मॉनिटर करेंगे। और हॉस्पिटल के साथ होटल जोड़ने का रीज़न ये है कि जो 80% सर्विसेज हैं, जैसे क्लीनिंग सर्विसेज है, हाउस कीपिंग सर्विसेज है, सिक्योरिटी सर्विसेज है, फूड है, लॉन्ड्री है, सारी सर्विसेज होटल दे सकता है, जिसके लिए हॉस्पिटल जो हमारी हॉस्पिटलिटी सर्विस हॉस्पिटल सर्विस है उसको ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेन ना पड़े, ताकि हमारे को एक ऐसी मैन पावर मिल जाए ताकि वो इसमें हेल्प कर सके इस समय पर। आपकी और केंद्र की लड़ाई जो इस समय बिल्कुल सतह पर आकर दिखने लगी है, आपको नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं है इस समय पूरे देश के लिए? और दूसरा, आपको याद होगा केंद्र सरकार ने शुरुआत में कहा था कि हमने रेल के डिब्बों में बहुत सारे आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए और बड़ी अच्छी क्वालिटी के बनाए। क्या आपको लगता है कि आपको लिखना चाहिए, उनसे लेना चाहिए वो फैसिलिटी इस समय जब दिल्ली को जरूरत पड़ गई, और आप एक अनुमान दे रहे हैं कितना बड़ा हो सकता है? देखिएगा दिल्ली के अंदर जरूरत है हॉस्पिटल्स की, हॉस्पिटल बेड्स की, जो वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, ऑक्सीजन बेड होने चाहिए। आज दिल्ली में जब से हमने होम आइसोलेशन स्टार्ट किया है, 10,000 के करीब लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनको वहीं पर मॉनिटर किया जा रहा है। अगर वो देना चाहते हैं, अगर उसके अंदर थोड़ा स्टाफ भी दे देते हैं तो वेलकम। देना चाहते हैं क्या सर? आप मांगेंगे ना, आप रिक्वायरमेंट तो बताएंगे ना केंद्र को कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, कोई दान में थोड़ी ना लेना है किसी को। सर, अब आपके टीवी चैनल पे आके तो नहीं बताएंगे, हमने तो लिखा हुआ है उनको, आपने लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था रेलवे का हॉस्पिटल भी दे रहे हैं, कई दिन हो गए नहीं दिया उन्होंने अभी तक जी। अब इन चीजों को हम ये छोटी छोटी चीजें आपके चैनल पे थोड़ा बताएंगे। नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें तो अब आने लगी ना सर, खास तौर पर कल जो हुआ, जिसके बाद सीधे सीधे अब स्थिति ऐसे लगने लगी कि दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया कि अब जो भी होगा हम जिम्मेदार नहीं है, केंद्र की सरकार जिम्मेदार है। देखिएगा, बीजेपी वालों ने ये गलत किया है
अभी संख्या जो है ये संख्या मेरी दी हुई नहीं है, अगर केंद्र सरकार के अनुमान देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा अनुमान थे। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो अनुमान हमने लगाए हैं पुराने ट्रेंड के ऊपर लगाए हैं। अगर दिल्ली में इतने सारे केस आ रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को देखना जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, जब लॉकडाउन था ना, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 10% ऑक्यूपेंसी थी, 90% हॉस्पिटल खाली थे। जो मैं कह रहा हूँ कि 50% मरीज जो बाहर से इलाज कराने थे वो कोरोना का नहीं, वो बाकी इलाज भी कराने थे। प्लान सर्जरीज होती हैं। अब वो सर्जरी वाला जो 15 दिन एडमिट हो रहा है, अगर वो 2 महीने सर्जरी नहीं हुई थी तो 1 महीना और सही। तो उसकी वजह से जो दिल्ली के अंदर इन्फ्लो था, बहुत पूरे देश से इन्फ्लो है, जो पेशेंट आके यहाँ पे इलाज कराते हैं, सर्जरीज कराते हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे। हॉस्पिटल फुल हो जाएंगे तो कोरोना के लिए फर्दर बेड बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरा, अगर पूरे देश से कोरोना का इलाज कराने आएंगे वो भी समस्या बढ़ेगी। शुक्रिया डॉक्टर सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जमीनी परिस्थिति क्या है वो इसके बारे में बता रहे थे, और उनकी बातों से एक चीज आपको साफ एहसास हो गई होगी, इस वक्त केंद्र और दिल्ली की सरकार एकदम आमने सामने है। आरपी सिंह, एक बड़ा आरोप यह लग रहा है आपके ऊपर कि मुंबई में तो बीएमसी लड़ रही है, यहां तो आपकी 3, ये बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। बोलिए फटाफट, फिर आतिशी और अभिषेक भट्ट बोलेंगे। डॉक्टर महाजन आपके पास भी रोहित, आज अगर जमीन पर कोई सफाई का, डिसइंफेक्शन का काम कर रहा है तो एमसीडी कर रही है। दिल्ली सरकार के पास थोड़ा कोई वो महकमा है जहां पर नीचे जाकर डिसइंफेक्ट छिड़का जा रहा है, जहां पर जाकर घर घर जाकर डिसइंफेक्ट छिड़का जा रहा है। और तो इनसे पूछे, जो लंगर बांटा था, जो शुरू में भोजन बांटा था, उसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली के एमसीडी के स्कूल से और दिल्ली के एमसीडी का स्टाफ था। उसमें मुझे याद है एक बहन की डेथ भी होगी उसमें जी, उनको इन्होंने अवार्ड भी दिया है दिल्ली सरकार ने। तो ये कितना छिछोरापन है, तो कह रहा हूँ कि दिल्ली के स्कूल भी यूज करोगे, दिल्ली के स्टाफ को भी, एमसीडी के स्टाफ को भी यूज करोगे, और बाद में दिल्ली के एमसीडी कंपनी। मैं तो अभी कह रहा हूँ कि 2 जगह पूरी फैसिलिटी खाली पड़ी है, हमारे पास सुविधा नहीं है, आप ले लीजिए, हम तो दे रहे हैं। और अगली बात मैं वापस कह रहा हूँ, वही जो आपने लास्ट में बात की, दिल्ली आज राम भरोसे है, दिल्ली पूरी राम भरोसे। आज उन्होंने कह दिया हमारे बस का नहीं है, दिल्ली राम भरोसे है। राम भरोसे नहीं सर, मोदी भरोसे कहिए, फिर हर्षवर्धन जी के भरोसे कहिए। फिर मैं 1 मिनट सुन लीजिए सर, एक सुन लीजिए। अगर स्टेट आज ये इस्तीफा दे दे, हम ले लेंगे, चिंता कर लेंगे ना जी। ये तो कहते थे हमने 4 गुना तैयारी करके, वो शब्द थोड़े केजरीवाल साहब के शब्द, हमने 4 गुना तैयारी करके है। यहाँ तो 1 गुना में ठहठा फिसो रखा है मामला, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अभी ये कह रहे हैं हॉस्पिटल में बेड खाली, तो क्यों चिंता करें? और वहां पे मार्क कर देना कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में हम बाकी कोविड के अलावा इलाज नहीं करेंगे। कौन रोक रहे हैं? वो कोविड डेजिग्नेटेड कर दें, क्या फर्क पड़ता है उसमें जी? वो प्योरली कोविड डेजिग्नेटेड कर दें। आपने सुना सत्येंद्र जैन ने क्या कहा? जिन रेल के डिब्बों की हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने चिट्ठी लिख रखी है, रेलवे ने अस्पताल भी देने की बात कही थी, उस पर कोई जवाब नहीं है। आपके सामने कहा ना उन्होंने। मैं जवाब देता हूं, सुनिए, मैं बोलिए। जवाब देता हूं। अगर उन्होंने चिट्ठी दे रखी होगी, मैं कह रहा हूं, श्योर कर रहा हूं, मैं ऐसे श्योर कर रहा हूं, अगर चिट्ठी उनकी, अगर आज की तारीख से पहले की चिट्ठी गई होगी, तो मैं श्योर करूंगा कि वो डब्बे तुरंत के तुरंत आएंगे। वो अगर इनकी चिट्ठी आज की तारीख होगी, झूठ बोलने में माहिर नहीं ये लोग, अगर आज की तारीख की चिट्ठी पहले की होगी तो डब्बे तुरंत आएंगे, मैं कह रहा हूं। ठीक है, आतिशी बोलिए अपनी बात, उसके बाद अभिषेक आपके पास आ रहा हूं। ओके, आरपी साहब बोलिए। आतिशी, किस प्रकार की बातें आरपी सिंह जी करते हैं? सुबह से कई डिबेट पे हम साथ हैं, तथ्यों पर बात करिए आरपी सिंह जी। पहली बात, आरपी सिंह जी, आरपी सिंह वो सुनती रही ना आपको? आरपी सिंह उन्होंने चुपचाप सुना ना? नहीं बोला आपको? आरपी सिंह मुझे नहीं पता, आरपी सिंह मुझे नहीं पता आप कितने चैनल्स पे होके आए हैं, लेकिन मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूं सर, यहां पे एक बार में एक ही आदमी बोलेगा, प्लीज। आप बोलते रहे, वो सुनती रही। भाजपा, बीच में किसी को बोलना होगा तो मैं बोलूंगा सर। बोलिए आतिशी। भाजपा कोई एहसान नहीं कर रही है साफ सफाई का काम करके एमसीडी में, ये आपकी जिम्मेदारी है। बात तो आप ऐसे कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आप दिल्ली पे। वो भी कोई साफ सफाई और सैनिटाइजेशन कितना हो रहा है पूछ लीजिए, मैं एमएलए हूं, मुझे पता है। मेरे ऑफिस में फोन आते रहते हैं, सैनिटाइजेशन करवा दो। एनसीडी को कॉल कर करके थक गए, कोई सैनिटाइजेशन करने नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, एमसीडी के इतने अस्पताल हैं दिल्ली में, आप खुद क्यों नहीं चला सकते हैं? आरपी जी आप मानते नहीं ना? आरपी जी मानेंगे नहीं ना? आरपी जी मानेंगे नहीं ना? ये क्या है बताइए? आरपी सिंह जी मानेंगे नहीं ना? बात सुन रही हूँ। अच्छा लगेगा क्या कि आवाज डाउन करें किसी की? आप लोग, आप नेशनल सेक्रेटरी हैं अपनी पार्टी के सर, इतनी बड़ी पार्टी है आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। बोल सकते ना, तो सर आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा कि उन्होंने जितनी बातें बोली वो झूठ है, आप साबित कर दीजिएगा उन्होंने जितनी बातें बोली झूठ है। लेकिन इनके बाद अभिषेक जी बोलेंगे, डॉक्टर साहब बोलेंगे, फिर आपका नंबर आएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। प्लीज आतिशी बोलिए।
तीसरी बात जैसे जो मैं कह रही थी, इनके पास तो एमसीडी के इतने अस्पताल है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं एमसीडी के पास है, एक बेड एमसीडी बता दे, एक हॉस्पिटल एमसीडी बता दे जो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है कोरोना। वो तो कह रहे हैं अभी उन्होंने कहा 2 अस्पताल देने को तैयार हैं। वो अभी तो कहा आपके सामने। वो खुद चलाएं, वो खुद अस्पताल चलाते हैं, अभी भी चला रहे हैं। बड़ा हिंदुरा इतना बड़ा अस्पताल है उनका, क्यों नहीं उसे कोविड अस्पताल बनाते? उसके डॉक्टर, उसके नर्स वहां पे ट्रीट करें ना कोविड के पेशेंट्स को। वो तो वो करने को तैयार नहीं है। उसके बाद आरपी सिंह जी कहते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ आरपी सिंह जी के एलएनजेपी में किसी को एडमिशन मना नहीं होता। कोई भी एलएनजेपी जाएगा उसको दिल्ली की सरकार के अस्पताल में एलएनजेपी में एडमिशन मिलेगा जब तक वहां पर बेड खाली है। आज वहां पे 1000 से ज्यादा बेड खाली है, जीटीबी में 1000 से ज्यादा बेड खाली है। इतने वीडियो जो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, वीडियो आते हैं कहते हैं आरएमएल में एडमिशन नहीं मिला, सफदरजंग में एडमिशन नहीं मिला, हमें इस प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। हम प्राइवेट अस्पताल को छूते हैं तो सारे बीजेपी के प्रवक्ता प्राइवेट अस्पतालों को डिफेंड करने आ जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को अगर कोई छूते हैं तो आरपी सिंह जी मुझे आवाज डाउन करनी पड़ जाएगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि हम इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हमारी आवाज बंद कर दी। आपसे मैं लगातार जब तक सवाल पूछ रहा था आप बोल रहे थे, आपसे किसी ने कोई टोका टाकी नहीं की। अभिषेक जी, डॉक्टर महाजन, आतिशी, तीनों आपको सुनते रहे बिना किसी टोका टाकी के। उसके बाद वो जब भी बोल रही हैं आप लगातार टोका टाकी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, या तो तय कर लीजिए कि ठीक है आपको ऐसे ही करना है, तो फिर मैं हट जाता हूं बीच में से। अच्छा चलिए, बहन को बोलने दीजिए, पूरा कीजिए आतिशी, उसके बाद अभिषेक जी बोलेंगे। बिल्कुल मैंने कहा एलएनजेपी में किसी को एडमिशन रिफ्यूज नहीं किया जाता। और एक और चीज जो अभिषेक दत्त जी ने सबसे पहले कही थी, इनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हर चैनल पे एक ही राग आलाप रहे हैं। अभिषेक जी से मुझे उम्मीद नहीं है क्योंकि वो तथ्यों पे बात करते हैं। हमारे 10,000 बेड हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, जिसमें से 5,000 बेड कोरोना के लिए हमने रखे हुए हैं। 5,000 बेड हमने दिल्ली के 3 सबसे बड़े अस्पताल कोरोना के लिए रख दिए हैं, जीटीबी, एलएनजेपी और राजीव गांधी। ये आपकी बात सही है कि दिल्ली के कई छोटे छोटे अस्पताल हैं, लेकिन जब किसी में से 20 बेड, 30 बेड, 40 बेड है तो वहां पे कोरोना के इलाज में उनको अलग से रखना मैनेजमेंट दृष्टि से फीजिबल थोड़ा कम होता है। 50% बेड रखे हुए तो आप 36 में से 4 का आंकड़ा मत दीजिए। और आखिरी बात जो मैं सारे चीजों की रिस्पॉन्स में कहूंगी, देखिए रोहित जी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके स्प्रेड पे आपके और हमारे हाथ में नहीं है कि किस रेट से केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये जो सवाल है कि आज इतने केस क्यों हो गए, कल इतने केस क्यों हो गए, ये दुनिया के इतिहास में सबसे इंफेक्शियस अब उसके लिए दुनिया का हवाला देने की आवश्यकता नहीं है ना। इस बात के लिए तो हमें पहले समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था, और रोज टीवी पे आकर भाषण देने से पहले ये तय मानना चाहिए था कि अपने हाथ से जब निकल जाएगा तब क्या कहेंगे बैठ के हम। ये सवाल तो तब सोचना चाहिए था ना आतिशी जी। बिल्कुल नहीं निकला है रोहित जी, दिल्ली के आंकड़ों के, दिल्ली के ग्रोथ के आंकड़ों के हिसाब से जो बातें जिस तरीके से हो रही हैं, उससे ये लग रहा है कि अब किसी के हाथ में रहा नहीं तो केवल टोपी ट्रांसफर की कोशिश हर तरफ से हो रही है। अभिषेक जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो दुरुस्त कर दीजिएगा। स्पष्ट रूप से कहा है, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स को इसलिए हम दिल्ली में नहीं एडमिट करना चाहते। ओके अभिषेक जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या ये स्थिति नहीं लग रही इस समय कि केवल टोपी ट्रांसफर की कोशिश हो रही है कि अपने ऊपर ना आए बस जो भी परिस्थिति है? बोले अभिषेक। मैं जिम्मेदारी से 2 बातें कह रहा हूं और मैं चाहता हूं आतिशी जी इस बात को सुने। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के 10,000 बेड है, वो एकदम गलत कह रही है। दिल्ली सरकार के 11,353 बेड हैं, जिसमें से केवल 4400 बेड इन्होंने कोविड के डेडिकेट करे हैं और 1372 बेड आज की डेट में ऑक्यूपाइड है। आरपी सिंह जी बैठे हैं, आरपी सिंह जी की केंद्र सरकार और एमसीडी को मिला लोगे तो 16,540 बेड है इनके पास, जिसमें से 1502 बेड इन्होंने डेडिकेट करे कोविड के लिए और आज की डेट में 1328 बेड खाली हैं। अगर आप प्राइवेट अस्पतालों की बात करोगे तो 29,301 बेड है प्राइवेट अस्पतालों में, जिसमें से 2,912 बेड अभी ऑक्यूपाइड है, 2,057 बेड अभी ऑक्यूपाइड नहीं है। टोटल दिल्ली में 57,194 बेड है। यह दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूँ। आतिशी जी ने 10,000 बेड का, मैं कह रहा हूँ 10,000 नहीं है, 11,353 है। मैं इनको फैक्ट और फिगर बता रहा हूँ। जो बार बार आप लोग एक बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल में दिल्ली के लोग, मैं हैरान हूं कि 2 दिन से जांच की बात है जो हमने कहा उस बात को ना मीडिया ने अब तक लिया ना आपकी चैनल ने दिया। मैं जिम्मेदारी से एक बात आपको बता रहा हूं, WPC रिट पिटीशन नंबर 1585 ऑफ 2018 अशोक अग्रवाल जी ने गुरु तेग बहादुर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का हॉस्पिटल है उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन लगाई थी, जो 12 अक्टूबर को जिसका
जो कामेश्वर राव जी ने उसके ऊपर जजमेंट दी थी, उसमें राहुल मेहरा जी दिल्ली सरकार के सीनियर लॉयर खड़े हुए थे, जिसमें उन्होंने एक नियम निकाला था वहां के एमडी ने कि दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में केवल वोटर कार्ड वालों का ही इलाज होगा। दिल्ली के अशोक अग्रवाल जी कोर्ट में गए और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कोर्ट ने आर्टिकल 21 का मेंशन करते हुए बोला कि आर्टिकल 21 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आप देश का विभाजन नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति कहीं से उसका इलाज होगा। इतने बड़े ऑर्डर के बाद में दिल्ली सरकार ने एक बेस बनाया, जिस बेस से उन्होंने आगे एक बहाना मारना है कि माइग्रेंट की वजह से, बिहार के लोगों की वजह से, यूपी के लोगों की वजह से दिल्ली में इलाज नहीं हो पा रहा। ऑलरेडी 2018 में कोर्ट इनको डांट मार चुका है कि इन्होंने कहा कि ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं रिट पिटीशन रिपीट करो, आतिश जी आप लिख लीजिएगा, 10585 ऑफ 2018। मैं लास्ट बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अभी सत्येंद्र जैन जी की आपकी सारी मैंने बात सुनी, आज मुझे कांग्रेस वाला नहीं दिल्ली वाला होकर उनकी बात सुन के डर लग रहा है। लॉकडाउन का पर्पस क्या था? लॉकडाउन का पर्पस था कि आप दिल्ली के अंदर बेड ऑर्गेनाइज करोगे, वेंटिलेटर ऑर्गेनाइज करोगे, पीपीई किट्स ऑर्गेनाइज करोगे। आप देखिए फ्रंट लाइन वॉरियर्स 30% ऑलरेडी कोविड के चपेट में आ चुके हैं, 30% के साथ बहुत बड़ा सब क्वारंटीन में जा चुका है। मैं सजेशन देना चाहता हूँ अतिशी जी को, आज हम वेंटिलेटर की प्रॉब्लम दिल्ली में खत्म कर सकते हैं अगर अतिशी जी मान जाए। आम आदमी पार्टी का जो एडवर्टाइजमेंट का बजट इस साल का 380 करोड़ रुपए है, 5 लाख रुपए का एक वेंटिलेटर आता है। आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है केजरीवाल जी, आप एक साल ऐड मत दो, आपके 8000 वेंटिलेटर का आज आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास 417 वेंटिलेटर है, हमारी रिक्वायरमेंट 10,000 की है। हमारे पास बेड कितने हैं? 8000। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? आपने इस लॉकडाउन की पीरियड में क्या कहा कि गर्मियों में लॉकडाउन अभिषेक जी आपने सलाह तो दी, लेकिन सलाह में साथ में तंज भी लपेट दिया। देखिए मैं आतिशी जवाब में उसके पहले डॉक्टर हर्ष महाजन बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अभिषेक जी प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। देखिए डॉक्टर साहब ने आधे घंटे आप चारों लोगों को सुना बिना किसी टीका टिप्पणी के और चुपचाप सुना, और मुझे नहीं पता उनके मन में ऐसी इस समय क्या भावनाएं आ रही होंगी। उनके चेहरे को देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वो इसको सुनने के बाद वो क्या महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप खुद ही बता दीजिए, आने वाला 1 महीना दिल्ली का कैसा हो सकता है, ये सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए रोहित जी, जहां तक दिल्ली की मेडिकल व्यवस्था की बात है, मैं तो यहीं का पढ़ा हूँ, मौलाना साहब का पढ़ा हूँ, LNJP हॉस्पिटल उसी का एक हिस्सा है। तो दिल्ली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, और मैं कहूँ कि मैं यहाँ सारी जिंदगी मैंने यही प्रैक्टिस किया है। तो ये दिल्ली का अस्पताल या सेंटर का अस्पताल या प्राइवेट एक्चुअली ऐसे जैसे अभी विभाजन का लग रहा है, ऐसा कभी था नहीं। और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट होगी कि हम एकजुट करके मिलें और एकजुट चलें और राजनीति को पीछे छोड़ दें, क्योंकि ये बीमारी जैसे मंत्री जी कह के गए, ये बहुत कंटेजियस है। अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं तो आप शायद चौंक जाएंगे। एक आदमी जिसको कोरोना की बीमारी है, और अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन का ले लेते हैं, वो एक आदमी 2 महीने में 20,000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इस आंकड़े को लेके चलें तो ये मेरे ख्याल जो हमारी आपस में बहस हो रही है उसको साइड में छोड़ें, आगे चलें। व्यवस्था जितनी है उसे हमें बढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल और पब्लिक हॉस्पिटलों को मिलके काम करना है, और जो स्थिति एक्चुअली जो ऐप से हमें पता चलती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोई 80-85% तक भरे हुए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उनका 50-55% तक भरे हुए हैं। तो बेड अवेलेबल होने चाहिए एटलीस्ट, अगर हम आंकड़ों से जाएं। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप जो बातें कह रहे हैं असल में होना तो वैसा ही चाहिए, लेकिन क्या वैसा हो रहा है? नहीं। और पिछले 2 दिन से तो तस्वीर और ज्यादा डराई। लोगों को शायद कोरोना के अनुमानित आंकड़े देखकर उतना डर ना लग रहा हो जितना दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच आपसी राजनीतिक बयानबाजी को देखकर लग रहा है, जिसमें अब आरोप यह लगने लगे हैं कि शायद कोशिश टोपी ट्रांसफर की हो रही है कि आगे जो होगा बस उसकी जिम्मेदारी अपने पर ना आए, बाकी कोई चिंता नहीं। यह एक बड़ी दुखद स्थिति होगी अगर ऐसा होता है। वक्त रहते राजनीतिक पार्टियों को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने, दंगल आखिरी पड़ाव पर होगा, आप देख रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।